नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ये वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में कार्बन 10 में जो है बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा और इसको ध्यान से देखिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम को आसान बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम बता दें कि कार्बन एवं उसके यौगिक में कार्बन एक अधातु है। कार्बन के बारे में कुछ जानकारी। और कार्बन का संकेत C होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन की जो परमाणु द्रव्यमान है 12 होता है। इतना तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया भी है कि कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या है, C है। कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है और कार्बन भूपर्पटी में खनिज के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। कहने का मतलब है कि कार्बन सर्वतोमुखी तत्व है। इसका मतलब है कि कार्बन सभी जीव जंतु में पाया जाता है। कार्बन के बिना जीवन संभव नहीं है। इतना ही ध्यान रखिए कि जितने भी वस्तु हमारे आसपास हैं जिसको जला देंगे जिसमें से कार्बन बनेगा उसमें कार्बन है। यहाँ तक कि सुबह से शाम तक हम जितने डेली वस्तुएं यूज करते हैं उसको जलाएंगे तो कार्बन जरूर रहता है। तो जीवन से लेकर के साबुन, सर्फ, कपड़ा जितना भी है वस्तु यूज करते हैं कार्बन का बना होता है। इसलिए उसके कार्बन को सर्वतोमुखी तत्व कहा जाता है। सभी सजीवों, पेड़ पौधे, जंतुओं में भी कार्बन पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। कार्बन में सहसंयोजक बंधन कैसे होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K में 2, L में 4, L में 8 होता है। तो ये बाहर से और 4 इलेक्ट्रॉन लाएगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। ये L घर में बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन लाने और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ऊर्जा के दृष्टि से संभव नहीं है। ऊर्जा के दृष्टि से कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। अतः इस समस्या को इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके पूरा करता है। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन न देगा न लेगा क्योंकि ऊर्जा के दृष्टि से संभव नहीं है। और कार्बन की क्या करेगा, शेयर करेगा और सहसंयोजी बंधन बनाएगा। ये मुख्य कार्बन का प्रॉपर्टीज है। आगे देखिए वही है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यानी अष्टक कैसे पूरा करता है। कार्बन की चतुसंयोजकता होती है। अभी देखे थे कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 था, K में 2, L में 4, संयोजकता 4 है। यानी कि 8 बनना है तो 4 को देगा, चाहे 4 लॉस करके 2 के पास आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर जो खोएगा तो C4+ बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो C4- बनेगा। आयनिक बंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करने के लिए अत्यंत कठिन। अभी बताए थे कि 4 को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लेना और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन खोने यानी त्याग करने ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी। इसलिए कार्बन अपने परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। ठीक एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी, यानी एक तत्व यहाँ है एक तत्व यहाँ है, इसका और इसको इलेक्ट्रॉन को लेन देन से शेयर करके बंधन बनता है, उसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी एगो अधातु और एगो अधातु रहेगा तो अधातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन की शेयर होता है। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। जैसे H2 का बनना था, हाइड्रोजन एगो इधर है एगो इधर है, इसकी परमाणु संख्या 1 इसके 1, तो इसके K में कितने आदमी, 1, इसके K में 1 आदमी, तो H के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके H के बाहर में 1। इसको ड्यूप्लेट पूरा करना है तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इधर से इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसी प्रकार ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। K में कितना, 2, L में 6 और 2 चाहिए तो इसका अष्टक पूरा होता है। तो ऑक्सीजन 2 को होता है तो बाहर ये रख लेता है अपने इलेक्ट्रॉन और सब इधर बिक देता है और इसको शेयर करता है तो ये ड्यूप्लेट यानी द्विसहसंयोजक आबंध बनता है। यहाँ तक देख लिए। आगे चलते हैं। उसी प्रकार नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। K में 2 होता है, L में 5, बाहर से और कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयर किया है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन में द्विसहसंयोजक बंधन, ऑक्सीजन में क्या बनता है, डबल, और हाइड्रोजन में सिंगल। H2O भी ऐसे ही सहसंयोजक आबंध पूरा करके बनाया है। तो आगे देखते हैं।
H2O में देखिएगा एगो हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 6 गो एगो, तो ये शेयर किया है, तो देखिएगा इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो भी यौगिक बनते हैं उसको सहसंयोजी बंधन यौगिक कहते हैं। एगो इधर है आपस में मिलना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, त्याग ग्रहण नहीं करेगा, तो शेयर करने के दौरान इनमें बंधन जो होगा उसी को कहते हैं सहसंयोजी बंधन, और इससे बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक। जैसे कि एक दुकान खोलना है, 1 लाख रुपया लग रहा है, तो दोनों आदमी इसीलिए 50-50 हज़ार रुपया दे करके शेयर करके दुकान खोलेंगे, तो दोनों में बंधन जो बनेगा ये सहसंयोजक बंधन कहलाएगा। तो इसका क्वालिटी क्या होता है, तो सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से सहसंयोजी यौगिक बनते हैं, उनके गलनांक कथनांक क्या होते हैं, बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक इलेक्ट्रॉन के शेयर से बने होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होता, क्योंकि शेयर किए हुए हैं तो लेन देन किए हैं और इनका अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। श्रृंखलन गुण पूछता है कि दुनिया में अकेले कार्बन है, दुनिया में क्यों इतने यौगिक का निर्माण किया है अकेले, तो कार्बन में श्रृंखलन गुण होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है कि कोई आदमी है अपने आप से बंधन है, अपने आप से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन एक परमाणु होता है, बीच में सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय श्रृंखला यौगिकों का निर्माण। कार्बन एक दूसरे के एकल बंध त्रिभ, मतलब कि कार्बन जो है ना खुद अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जोड़ सकता है और अपनी संयोजकता पूरा कर सकता है। सिंगल, डबल, ट्रिपल बंध बनाकर यौगिक को बना सकता है। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण अन्य 4 कार्बन परमाणु एवं हाइड्रोजन, क्लोरीन यानी अन्य तत्वों के साथ जुड़ सकता है। यानी 4 इसके बाहरी घर में इलेक्ट्रॉन है तो 4 अन्य आदमी से या स्वयं से जुड़ सकता है। और कार्बन जब अपने आप से जुड़ने लगता है और लंबी श्रृंखला बनाए, या लंबी श्रृंखला बनाए, चाहे शाखित श्रृंखला बनाए, चाहे वलय बनाए, तो ये स्वबंधन करता है। और कार्बन संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों को हम बांटते हैं, यहाँ 1 शॉर्ट वीडियो है इसलिए शॉर्ट में यहाँ पे चले आए हैं। तो कार्बन जो होते हैं कैसे होते हैं, तो कार्बन इतना बता दिए कि सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक एकल सहसंयोजी होता है, डबल सहसंयोजी होता है, ट्रिपल। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है सिंगल सहसंयोजी बंधन, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है द्विसहसंयोजक बंधन, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है तो उसे त्रिसहसंयोजक बंधन कहते हैं। कंप्लीट। और अब इसी प्रकार से आप देखिएगा इसमें कि कार्बन अगर एक अन्य कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, वही कार्बन अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, वही कार्बन अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो इनका हम नाम अलग अलग बांट देते हैं। कंप्लीट। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको संतृप्त कहते हैं, और जब कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है उसे असंतृप्त कहते हैं। ठीक। एकल आबंध यहाँ पे देख लिए, कार्बन कार्बन एकल आबंध उसको संतृप्त कहते हैं, और संतृप्त का को एल्केन के नाम से जानते हैं। कंप्लीट। कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है असंतृप्त। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल होता है द्विआबंध तो उसको एल्कीन कहते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन कहते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या बतलाता है। इतना देख लिए हम। आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व अन्य तत्वों से या धातु या अधातु, ये एक तत्व है एक ये तत्व है, आपस में रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। इसी आदान प्रदान को डॉट इलेक्ट्रॉनों के डॉट डॉट से दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखलाते हैं, सबसे सिंपल है H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से, ये इसका H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ।
कंप्लीट। उसी प्रकार से आपको कहेगा कि O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो O2 का बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे O2, एक ऑक्सीजन इधर से एक ऑक्सीजन इधर से। इसके ऑक्सीजन के बाहरी घर में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 8 है, तो K में 2, L में 6। तो और बाहर से कितना चाहिए, प्लस में 2, तो बाहर से कितना लेगा 2, तो लेगा 2 को तो देगा भी 2 को, तो आगे रख दिया इसके लिए, ये भी आगे रख दिया इसके लिए, और ये आगे पीछे अपने छुपा लेते हैं। ठीक, तो उस प्रकार से यहाँ से ये टच करके जाएगा, तो इसका अष्टक पूरा, इधर से इसका पूरा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 का बनाया गया है। यानी कि साझेदारी में लिए गए इलेक्ट्रॉनों को डॉट स्ट्रक्चर द्वारा दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ये सभी यौगिकों के बनते हैं। उस प्रकार से देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बाद में समझिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो भी यौगिक बनता है उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोकार्बन, उसका आणविक सूत्र, मोलेक्यूलर फार्मूला और उसकी संरचनात्मक सूत्र। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि पहले है मीथेन, तो मीथेन CH4 होता है सभी में, ये मीथेन ANE है, N। तो याद रखिएगा एल्केन है, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है और लास्ट में ANE या N जुड़ा रहता है। N जुड़ा है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, तो एल्केन श्रेणी के हैं। उसी प्रकार ईथेन है तो 2 C2H6 है, प्रोपेन है तो C3H8 है, और इसके संरचना सूत्र है। इतना हम देख लिए हैं, आप डिटेल से पढ़े हैं तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाइए और अच्छा से देखिए स्टडी ब्लेड पे। उसी प्रकार ब्यूटेन है तो C4H10, पेंटेन है तो C5H10। इसको पहचानने का एल्केन का सबसे सिंपल उपाय है कि कार्बन के दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है, यानी CnH2n। यानी कि कार्बन यहाँ पे 5 है तो 5 के दुगुना कर दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, यानी कि CnH2n, तो 5 दूना 10, 10 दू 12। उसी प्रकार ये पेंटेन बना है। आगे देखिए हाइड्रोकार्बन नाम एल्कीन का है, इसका नाम क्या है, ENE, लास्ट में ENE है, इन है। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फार्मूला होता है CnH2n। तो एल्कीन मेथेन से शुरू नहीं होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 को कार्बन चाहिए, इसलिए एथीन से शुरू होता है C2H4, इसका संरचना सूत्र। प्रोपीन C3H6 संरचना सूत्र यहाँ बनाया गया है। ब्यूटीन C4H8 इसका संरचना सूत्र बनाया गया है। देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो इस प्रकार से इसमें डबल बॉन्ड आते हैं तो ये एल्कीन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। तो एल्काइन ALYNE, इसके लास्ट में रहेगा आइन, एल्काइन आइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका CnH2n-2 इसका फार्मूला होता है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 को मिनिमम कार्बन होना चाहिए, तो इसीलिए C2 से शुरू होगा, C2H2 एथाइन, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6, इसका ये स्ट्रक्चर है। इतना देख लिए। आगे देखिएगा संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर हाइड्रोकार्बन, तो सीधी श्रृंखला होती है, यानी कार्बन कार्बन सीधी श्रृंखला बनेगा। सीधी श्रृंखला बनाता है तो इसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल है, कार्बन सीधा सीधा जुड़ा है। शाखित श्रृंखला, तो इसको देखिएगा ये बीच का कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको नॉर्मल कहेंगे। उसी प्रकार से एक संरचना देखिएगा ऐसे बनता है कि 1 2 3 4 और यहाँ पे ये, तो ये कार्बन जो है 3 को कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसको शाखित करेंगे, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल ये नहीं हुआ है, नॉर्मल नहीं है, क्या है ये आइसोपेंटेन है। ठीक, और इसी के ऊपर एक और कार्बन लगा दीजिएगा तो यही कार्बन ऊपर नीचे दाएं बाएं 4 गो से जुड़ा है, तो इसको नियोपेंटेन कहते हैं। यानी कार्बन सीधा सीधा जुड़ सकता है, कार्बन एक ही कार्बन 2 गो से जुड़ सकता है, एक ही कार्बन 3 गो से, एक ही कार्बन 4 गो से। अगर एक सीधा है तो उसको N पर नॉर्मल कहते हैं, अगर एगो कार्बन 3 गो से जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आइसो है, और एक ही कार्बन 4 गो से जुड़ा है तो उसको नियो कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ तक। जैसे यहाँ पे नियो दिखाया गया है, देखिएगा ये जो कार्बन है
4 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये इसी प्रकार ये सी यहाँ से, ये सी यहाँ से, तो ये और ऊपर से भी जुड़ा हुआ है सी। तो यानी एक ही कार्बन 4 गो से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाते हैं, नियो कहलाते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़िएगा, वॉले। वॉले कहने का मतलब है कि जब सीधा सीधा कार्बन था तो इसको नॉर्मल कह दिए, यही जब ये शाखित वॉले बंद श्रृंखला बनाने लगती है, जैसे 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, ये वॉले बना लिया, बंद श्रृंखला बनने लगे, उसी को कहते हैं वॉलेस, यानी कि एलिसाइक्लिक या साइक्लिक। उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भी श्रृंखलाएं हैं, बंद श्रृंखला हो गई है, सिंगल डबल में बंद श्रृंखला हो गई है, सिंगल है तो संतृप्त और डबल है तो असंतृप्त। अब क्रियात्मक समूह देखिए क्या है, जैसे कोई भी यौगिक है और उस यौगिक है तो उस यौगिक का गुण कैसा है वो उसका क्रियात्मक समूह बनाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसके लास्ट में क्या सटा है, वही जो लास्ट में जो क्रियात्मक समूह सटा है उस यौगिक का गुण निर्धारण करता है। तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तत्व या एक अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहने का मतलब है कि ये CH4 है, तो ये कार्बन है 4 गो है और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो 4 को हटाया है तो इसमें से CH3 बच गया। तो CH3 बचा तो यहाँ पे एक आदमी बचा, तो ये जगहिया जहाँ बचा है यहीं पे OH लगा दिए तो ये एल्कोहल का बन गया। अभी पर COOH हम लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये कहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और हटेगा तो स्थान बचेगा तो वहाँ पे किसी को सटा दीजिए, तो जो सटेगा वही विषम परमाणु क्रियात्मक समूह कहलाएगा और इसी क्रियात्मक समूह पर इस यौगिक का गुण निर्भर करेगा। अगर OH सटा है तो एल्कोहल बना, COOH सटा है तो एसिड बन गया, CHO सटा है तो एल्डिहाइड बना, CO जाना तो कार्बोनाइल बना। तो इस प्रकार से देखते चलेंगे। देखिएगा यही विषम परमाणु क्रियात्मक समूह। हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। एल्कोहल को हम OH से लिखते हैं, क्रियात्मक समूह जिसके लास्ट में OH सटेगा एल्कोहल है। एल्डिहाइड को हम CHO लिखते हैं और इसका ऐसे दर्शाते हैं संरचना। कीटोन को हम क्या लिखते हैं, CO लिखते हैं, कीटोन का क्रियात्मक समूह CO है, अगर लास्ट में सटना है तो ऐसे भी सटेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्कीन क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इतना याद रखिएगा, ये क्रियात्मक समूह 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या कहलाते हैं, तो देखिएगा वैसे कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला जिसमें कार्बनों में उपस्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण के लिए CH3OH। बस इसको याद रखिए, बस इतना हम आपको बताते हैं कि समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी क्या होता है। वैसी कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह सेम रहता है, यानी उसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन लगातार 2 आदमी के बीच में CH2 का अंतर हो जाता है, इसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी क्रियात्मक समूह। कंप्लीट। तो अब इनको देख लीजिएगा, उदाहरण से समझिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। जैसे यहाँ पे CH4, यहाँ पे C2 और यहाँ पे दुगुना होगा, तो ये दुगुना 2 दूनी के 4 और 1 6 हो जाएगा, और यहीं पे C3H8 आएगा। इस यहाँ से यहाँ आते हैं तो देखिएगा कार्बन में CH2 का अंतर होगा, यानी 1-2 कार्बन हाइड्रोजन में 2, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी CH2 का अंतर। यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह सेम हो लेकिन लगातार 2 तत्वों 10 सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसी को कहते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक। और इनके समान रासायनिक गुण धर्म तथा अणुसूत्र द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुण धर्मों में भिन्नता आती, यानी कि इनके बीच में इनका द्रव्यमान भी बढ़ता है। जैसे दोनों के बीच 14 AMU का अंतर होता है तो इनके भौतिक गुण भी बदलने लगते हैं। उसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों की नाम की पद्धति। तो कार्बनिक यौगिकों की नाम की पद्धति कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण करना है।
कंप्लीट। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना यानी नाम लिख देना है। तो नाम लिखने के लिए हम दो प्रकार के नाम लिखते हैं। एक नाम लिखते हैं आधिकारिक नाम, IUPAC नाम होता है, और एक नाम होता है साधारण नाम, कंप्लीट। साधारण नाम लिखने की कोई भी नियम नहीं है, ये जो भी उस यौगिक में गुण क्वालिटी देखा जाता है उसी के आधार पर दे दिया जाता है। जैसे कि बटर में पाया जाता है ब्यूटारिक एसिड, तो उसका ब्यूटारिक एसिड नाम रख दिया गया। उसी का प्रकार चींटी के डंक एक फॉर्मस नाम के चींटी होती है, पाया जाता है, तो इसलिए उसको फॉर्मिक एसिड नाम। लेकिन IUPAC नाम लिखने के लिए गुण होता है, नियम होता है, जो IUPAC इंटरनेशनल सिस्टम बताती है। साधारण नाम लिखने की कोई भी नियम नहीं होता है, इतना हम देख लिए। जैसे साधारण नाम आप ही किसी आदमी को देखते हैं घर में, तो करिया है तो करियाहवा बुलाते हैं, मुटका मुटकी बुलाते हैं, तो ये उसका साधारण नाम हुआ, और वही स्कूल में नाम उसका एक अच्छा नाम लिखते हैं। तो उसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों का भी हमको नाम लिखना है। तो देखिए लिखने के लिए क्या होता है, साधारण नाम लिखने की कोई नियम नहीं है, लेकिन IUPAC नाम लिखने के लिए नाम है। अगर एगो कार्बन है तो उसको हम ओरिजिनल नाम क्या कहते हैं, तो इसको हम मेथ कहते हैं, मेथ कहते हैं, याद रखिएगा, कंप्लीट। 2 गो कार्बन है तो उसको हम एथ कहते हैं। 3 गो कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप कहते हैं। 4 गो के लिए ब्यूट कहते हैं। 5 के लिए पेंट कहते हैं। 6 के लिए हेक्स कहते हैं। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ओट कहते हैं। 9 के लिए नॉन कहते हैं। 10 के लिए डेक कहते हैं। तो ये इसका मूल नाम है। तो मूल नाम है, तो मूल नाम में अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो लास्ट में ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE रहता है। YNE आया तो ट्रिपल बॉन्ड, ENE आया है तो डबल बॉन्ड, ANE आया तो सिंगल बॉन्ड रहता है। इतना हम देख लिए। अगर उस यौगिक के में मान लीजिए कि कौन सा क्रियात्मक समूह सटा है, जैसे CH3 है तो ये तो OH है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये इसके पीछे क्या सटा है। तो एगो कार्बन है तो एक कार्बन का अभी नाम लिखे थे कि मेथ होता है, और OH सटा है तो इस क्रियात्मक समूह को ऑल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो इसी प्रकार से हम देख लेंगे कि कोई गो कार्बन है तो उसका मूल नाम लिखेंगे, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसको लास्ट में सटा देंगे, तो इस प्रकार से उसका नाम लिखाने लगेगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि आप कैसे बना लेते हैं। यहाँ पे C2 क्या देते हैं, तो C2H5 दे देते हैं, और यहाँ पे OH देते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखिएगा, तो कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का भी मूल नाम मेथ एथ लिखे थे, और प्लस में OH है तो OH को ऑल लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एनॉल लिखते हैं, एथेनॉल हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये हो गया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्लोरो ब्रोमो आयोडो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड है तो राइट। आगे देखिएगा एल्कोहल है तो प्रोपेनॉल, यानी 3 गो है तो प्रोप और OH है तो ऑल। एल्डिहाइड है तो इसका हम AL से दर्शाते हैं, तो ये कई गो है 3 ईथ मिथ प्रोप और AL लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो प्रोप। और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो AL चाहे L लिखते हैं, AL, तो प्रोपेनॉल हो गया। कीटोन है तो ONE लिखते हैं, इसका 3 गो है तो 3 हो तो 3 के लिए प्रोप और इसको ONE, और प्रोप ONE तो प्रोप नॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार के से इसका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार एल्कोहल, उसी प्रकार देखिए प्रोपेनॉल हो गया, एल्डिहाइड है तो प्रोपेनॉल हो गया, कीटोन है तो प्रोपेनोन हो गया। इस प्रकार से देखते हैं। इसको अच्छा से देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ डिटेल से पढ़ाया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में ओइक एसिड रहता है, यानी कि CH3 COOH है, तो इसमें कार्बन 2 गो है ना, तो इसलिए इसको हो जाएगा एथ और ओइक, एथेनोइक एसिड। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है तो EN नहीं लगेगा, एल्काइन है तो आइन लगेगा। इतना भी देख लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म दिया गया है। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में पहल का देख लेते हैं, दहन। तो कार्बनिक यौगिकों का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होता है।
कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना हम देख लिए कि कार्बन एवं उसके यौगिक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होते उष्मा मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला जो संतृप्त रहता है नीली और स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहने पर धुआं पीली ज्वाला उत्पन्न करती है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा संतृप्त से अधिक होती है। वायु की उपस्थिति में कार्बन की पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। बस कहने का मतलब है कि संतृप्त में कार्बन की मात्रा कम होता है, असंतृप्त में अधिक होता है। कार्बन जलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो अधिक स्वच्छ नीली ज्वाला मिलती है, लेकिन असंतृप्त अच्छा से नहीं जल पाता है। ये इसका दहन हुआ। दहन का मतलब होता है जलना और जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना। और नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया गया है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि KMnO4 और K2CrO2O7 की उपस्थिति में जो एल्कोहल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित। बस देखने की बात है कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, याद रखिएगा। दूसरा होता है संकलन अभिक्रिया। संकलन कहने का मतलब है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसको संतृप्त बना देते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकेल, यहाँ पे दिया है निकेल या प्लेडियम, निकेल उत्प्रेरक या PD, प्लेडियम उत्प्रेरक यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि उपस्थिति में हम क्या करते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल और प्लेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ करके असंतृप्त बनाते हैं, इसी को कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो प्लेडियम निकेल उत्प्रेरकों में होता है, और इसको देखिएगा उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त बनाया जाता है। और नोट याद रखिएगा, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा ही किया जाता है। इतना देख लिए। आगे देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे CH4 है, Cl2 है, तो कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी परमाणु या परमाणुओं को समूह को हटा करके उसका स्थान लेना। जैसे यहाँ पे CH4 था, Cl2 से टकराया, तो यहाँ पे एगो CH4 था तो CH3 हुआ, और यहाँ पे Cl आ गया और प्लस में HCl बन गया, तो इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। एथेनॉल जो होता है C2H5OH, ये एल्कोहल है, बहुत उपयोगी एल्कोहल होता है C2H5OH। ये पीने में बहुत ही नशा करता है, दारू शराब बहुत उपयोगी होता है। तो इसका भौतिक गुण क्या होता है, तो रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला स्वाद होता है, जल में घुलनशील होता है, और ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसका दारू शराब पीने में बहुत उपयोग होता है। रासायनिक गुणधर्म देखिएगा, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो यही जो एल्कोहल है सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथाऑक्साइड बना लेता है। निर्जलीकरण, यही देखिएगा यहाँ पे CH3 तो इसको C2H5OH लिख देते हैं, का H2SO4 के ऊपर इसको निर्जलीकरण करते हैं तो CH2CH2 यानी कि ये असंतृप्त एथिन में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एथेनोइक अम्ल, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल CH3COOH सिरका में उपयोग करता है, अचार में डाला जाता है, और 3 से 4% को सिरका कहते हैं। सिरका याद रखिएगा, ठीक। और इसको हम देख लिए, इसका भौतिक गुण है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा। एस्ट्रीकरण क्या होता है कि देखिए, ये है एथेनोइक एसिड और ये है एथेनॉल, यानी ये एथेनोइक एसिड है, ये एल्कोहल है, आपस में रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है। एस्टर वही होता है जो फल फूल में सुगंध होता है, परफ्यूम इसी का बनाया जाता है। तो जो मीठी फल होती है तो मीठी फलों में सुगंध एवं गंध एस्टर के कारण होता है। तो एस्टर क्या होता है, तो कार्बोजाइलिक एसिड एल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर बनाते हैं, जो मीठी फलों में सुगंध इसी के कारण आता है। उसके बाद देखिएगा साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण, तो साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो साबुनीकरण का मेन परिभाषा है कि देखिए, ये है क्षारक और ये है तेल या वसा।
तेल या वसा। तेल या वसा क्षारक के साथ मिलते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। कंप्लीट। आगे देखते हैं, लास्ट आ चुके हैं, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन और अपमार्जक किसे कहते हैं? तो साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले सोडियम एवं पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम। उच्च वसा अम्लों या कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। साबुन से जल की कठोरता को हम जांच नहीं सकते हैं। साबुन निम्नीकरणीय होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। अपमार्जक क्या होते हैं? तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या उच्च वसा अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण को साबुन कहते हैं। अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ सेम क्या करता है? सफाई का झाग उत्पन्न करता है। इसलिए अपमार्जक का उपयोग जल की कठोरता को जांचने में नहीं किया जाता है, साबुन के सहायता से किया जाता है। क्लियर। साबुन के अणु में 2 गो सिरा होता है, एक जल विरागी और एक जल रागी, यानी एक जल में घुलने वाला और एक हाइड्रोकार्बन में घुलने वाला। तो जल, ये जो साबुन होते हैं, एगो सिरा जल की तरफ रहेगा और एक जल के विपरीत होगा। यही बहुत सारे पुंज बना लेते हैं। यही सिरा जब पुंज बनाते हैं तो इसी को मिसेल का नाम दिया गया है। जिस प्रकार यहाँ अणु की संरचना में साबुन की संरचना में दिया गया है कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो यही जो साबुन में 2 गो सिरे होते हैं, तो एक साइड मैल की तरफ भागते हैं, एक साइड जल की तरफ। तो ये चारों तरफ से मैल को घेर लेते हैं। ठीक, तो मैल को घेर लेते हैं मिसेल, यही पुंज। यानी साबुन में 2 सिरे होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। मैल तैलीय होते हैं, जल विरागी सिरा। जल विरागी तेल में घुल जाता है और जल रागी पानी की तरफ रहता है। तो मैल की तरफ जल विरागी रहता है और मैल को घेर लेता है, इसी पुंज को कहते हैं मिसेल। इसको पटकते हैं। साबुन मिसेल पानी में घुलने में मदद करता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़े को साफ करता है। पटकते हैं तो कपड़े साफ हो जाते हैं। जब आप नहाते हैं तो साबुन में कभी कभी शरीर पर कोई उजला सफ़ेद पदार्थ बन जाता है, उसको स्कम कहते हैं। ये कब बनता है? तो साबुन कठोर जल में उपस्थिति मैग्नीशियम और कैल्शियम। साबुन कठोर जल में जो मैग्नीशियम कैल्शियम होखेला उससे रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करके एक अघुलनशील द्रव बनाता है, उसी को स्कम कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी ब्लेड पर जाएं और अच्छा से पढ़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।